आज मैं अपनी थोड़ी बात रखने वाली हूँ जो कल अभी शायद अधूरी रह गई होगी। कल बहुत सारी महिलाओं ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोला था कि आपने बहुत अच्छी बात की। रंजना ताई का भी भाषण सुन के सबको बहुत लगा कि बहुत अच्छा बात किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से बात रखा। तो ऐसे जो मन में उनके विचार है, हमारे मन में जो विचार है वो सारे महिलाओं के विचार आने चाहिए। इसीलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति की तरफ से महिलाओं का एक 300 महिलाओं का एक ग्रुप बनाना है और वो 300 महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना कार्य कर सके। और महिला जब करती है तो वो पूरा ही होता है। इसीलिए महिलाओं का सहभाग इस प्रोग्राम में हो, ऐसा हम चाहते हैं। ताई का नंबर भी बहुत सारी महिलाओं ने लिया है, मेरा नंबर भी लिया है। तो अगर आपको आपकी इच्छा है, और खाली नाम देने से नहीं होगा, अगर कुछ काम पड़ा तो हमें खुद वहाँ पर पहुँचना है और काम करना है। खाली नाम देने से कुछ नहीं होने वाला। क्षेत्र में जाके वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मेहरा ताई भी रहती है, वो उनकी तबीयत का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो वो इस बार नहीं आ सकी, लेकिन वो हम प्रोग्राम में हम दोनों कहीं भी हो प्रोग्राम, हम तो दोनों दिल्ली तक जा पहुँचे हैं। बड़ोदरा में ताई से मुलाकात हो गई तो वहाँ पे जा पहुँचे थे। तो ऐसे बाहर निकलने से हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और हर राज्य में जाके अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है और उनके विचार हमें पसंद आते हैं और फिर काम करने की ऊर्जा और मिल जाती है। दिल्ली में भी हमें जामुलकर सर मिले, उनके घर जाके वहाँ पर भी प्रोग्राम था तब गए थे। तो उनकी भी वाइफ बहुत ही अच्छी कार्य करता है, वो भी कार्य करती है। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का एक महिलाओं का एक ग्रुप बना के हमें काम करना है। तो बुद्ध विहार समन्वय समिति की तरफ से मैं ये चाहूँगी कि हमें 300 महिलाओं की ज़रूरत है और 300 महिला काम करने के लिए तैयार हो। तो हम भी अपनी महिलाओं का एक अधिवेशन ले या सम्मेलन बनाए या अलग अलग कुछ शिल्पियों के लिए कार्य करें तो ये कर सकती है। और जिस समाज की महिला अग्रसर हो वो समाज आगे ही बढ़ता है और उसकी प्रगति होती है। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय हिंद। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर सभी को नमन करते हुए महापुरुषों को सम्मानित मंच, हम सब जो कार्य कर रहे हैं सब विद्वान जन है। महाराष्ट्र की धरती तो वैसे भी मिशनरी लोगों से भरी हुई है। मैं तो राजस्थान का हूँ, इसलिए मुझे कम ज्ञान है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, इस मिशन मूवमेंट को आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। इस तरीके से ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करना, तो आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा। लेकिन साथियों, आप सबको अवगत है किस तरीके से काम हो रहा है। और दूसरा, माननीय कांसीराम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 बार मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप जातिवाद भड़का रहे हैं, क्योंकि वो मिशन मूवमेंट में जो है बहुत तरीके से काम करते थे, अच्छे तरीके से जज्बे के साथ। हाड़िया जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजस्थान में धर्म की क्या अवस्था है और हमारा काम वहाँ पे कैसा बढ़ेगा, बस 2 ही सवाल के उत्तर है। मैं सम्राट अशोक वाला भारत बनाना चाहता हूँ साहब कांसीराम साहब। और राजस्थान की जो स्थिति है बुद्ध विहारों को लेकर के, मैं उस विराटनगर से हूँ जहां सम्राट अशोक 1 साल रुके हैं राजघराना छोड़ने के बाद। वहां पर एक छोटा सा बुद्ध विहार बनाने के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। वो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में सम्राट अशोक रहे हैं, जो उनके अंतर्गत है। उसमें बहुत जो है शासन के लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं। और प्रॉपर जयपुर के अंदर बुद्ध विहार 2 निर्माणाधीन है और एक बुद्ध विहार जो YBS एक संस्था थी उसके द्वारा मैं संस्थापक सदस्य रहा हूँ। 2012 में नींव रखवाई उसकी। लेकिन वहां भी ईगो रखने वाले लोग जो अपने आप को महान बुद्धिजीवी कह रहे थे, वो कोर्टों तक पहुंच गए और हम लोग हताश हो गए। हम गांवों से भीड़ भर के ले जाते थे, अरे भाई तुम कैसे बौद्ध में बात बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो तुम लोग। उसमें जजों तक की जयपुर के लोगों की कमेटी थी और वो कोर्टों तक पहुंच गई। सर
एक झुंझुनू में प्रयास के द्वारा झुंझुनू में भी एक नया बुद्ध विहार बना है। मैं चाहता हूं, हमारा समाज बिखरा हुआ है, लेकिन विचारधारा के रूप से एकजुट हो। बौद्ध विहार समन्वय होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे विचारों का समन्वय भी बहुत जरूरी है। हमारे पास में ज्ञान इतना होना चाहिए, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हुए, और हमें मिशन को आगे बढ़ाना है, अन्यथा ये मिशन कामयाब नहीं होगा सर। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मेरी बात सीधे रखती हूँ क्योंकि सबके पेट में अभी चूहे कूद रहे होंगे। तो गुजरात में, जैसे कि मैंने बताया, मैं भावनगर से हूँ। भावनगर में पहला बुद्ध विहार बना, पिछले 16-17 सालों से मैं हूँ। तो पहले बुद्ध विहार में काम कैसे करना है, क्योंकि वो पहला बुद्ध विहार बना वो उपासक उपासिकाओं के दान पारमिता से बना, लेकिन उसको चलाना कैसे है, ये अभी मैं यहाँ पर 2 दिन से जो सत्र अटेंड करी, ये मैं यहाँ पर देखी, और उसको यहाँ से सीख के जाने के बाद और अच्छे से हम चलाएंगे। लेकिन समस्या हमको धरातल पर यह आ रही है कि वहाँ पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है, महिला जो संख्या है वो वहाँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं वो बुद्ध विहारों की ओर उसी समय आते हैं जिस दिन भोजन का कार्यक्रम रखा जाता है। तो मैं कहूँगी कि भोजन समाज हो गया। अभी देखिए, महिलाओं के लिए भोजन का कार्यक्रम रखने के पे आती हैं तो वो कितना धम्म सीख के जाएंगी, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है, उस पर मुझे काम करना है। और मैं आपको यहाँ डंके की चोट पे बोल के जा रही हूँ कि वहां से मैं 500 महिलाओं को तो तैयार करके आऊंगी, इतनी मैं यहाँ से ताकत लेके जा रही हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत रोक ले। यहाँ हम देखते हैं ना कि हम कारपेट बिछाते हैं और आरएसएस के लोग चल के अपना काम करके भाषण देके चले जाते हैं और अपनी नीति पे सफल होते हैं। मैं कहती हूँ मैं उनकी बिछाई कारपेट पे जाऊंगी और वहां पर अपने धम्म को प्रचारित करते रहूंगी और 500 महिलाओं को तैयार करूंगी और एक सशक्त महिला संघ तैयार करूंगी। देखती हूँ कि पुरुषों को डिफरेंट संगठनों में काम करते हैं और अपनी अपनी चलाते हैं और इकट्ठा, ये हम समन्वय की बात करते हैं और समन्वय कर ही नहीं पा रहे। हम पुरुषों पे जो हम शरीर को नहीं इकट्ठा करना चाह रहे, हम उनकी साइकोलॉजी को कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं, एक लाइक माइंडेड लोगों को कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं। और महिला को मालूम है कि उसकी अस्मिता जिस दिन खतरे में पड़ेगी ना, वो सीधे इकट्ठे होने के लिए आ जाएगी, क्योंकि महिला की अस्मिता बचाने के लिए पुरुष भी नहीं आएगा, तमाशा देखेगा। इसलिए महिलाओं में आपसे कहती हूँ, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। अपनी अस्मिता बचानी है तो अपनी अस्मिता बचाने के लिए सबसे पहले अपने संस्कार बचाओ, संस्कृति बचाओ, धम्म को बचाओ, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही काम मैं भावनगर में, गुजरात के जितने भी जिले हैं, मैं जा कर करूंगी। इतनी ऊर्जा मैं आपके इस पावन धरती से लेकर जा रही हूँ। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गोवा से डॉक्टर उल्लास चांदेलकर। गोवा को धम्म के प्रवाह में लाना, इसके लिए गोवा में पहला विहार या संस्कार केंद्र बनने जा रहा है। तो बस मैं इसका रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर कि गोवा में बहुत बड़े पैमाने पे बौद्ध विहार हो रहा है, ताकि सभी हम जो दुनिया के बुद्धिस्ट को और इंडिया के बुद्धिस्ट को जोड़ सके और उनको हम लोग एक साथ ला सके। तो अप्रैल 24 में हमने सम्राट अशोक जयंती मनाई, जिसमें एसटी और ओबीसी को हमने पहली बार शामिल किया। फिर जून 24 में झांसी ग्वालियर में मैंने मीटिंग्स कराई। उसके बाद दीक्षा भूमि अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर दिल्ली में, फिर नवंबर 8 से 10 तक आगरा और लखनऊ में। उसके बाद 24 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, जिसमें हमने एससी और एसटी कमीशन फॉर गोवा, उसके कमिश्नर को हमने बुलाया। उसके बाद एक डॉक्टर की संगीति हुई 16 फरवरी में, और 19 जनवरी में हमने एक समर संघ की संगीति ली। और उसके बाद बहुत सारे हमने जो कार्यक्रम लिए, उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक महोत्सव, क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत लोगों ने आपने ट्रैवलिंग किया होगा फ्लाइट में। अब जब फ्लाइट में एंटर करते हैं, वहाँ पे जो महिला होती है एयर होस्टेस, वो हमें स्माइल करती है और स्वागत करती है। अगर हम उसका ये मेजरमेंट करें उसकी स्माइल, तो हमेशा उतनी होती है, क्योंकि वो कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल स्माइल होती है। आज हमारे समाज में वही हालत है। हम ये भी यहाँ से नहीं बोलते, क्योंकि हमारे इतना ईगो आ गया है, तो ईगो को तोड़ना है।
और इसलिए हमें फैमिली को गेट टुगेदर करना है। जब फैमिली गेट टुगेदर आएगी, फैमिली जब पास आएगी तभी समाज बनेगा और तभी हमारे ये जो अभी खाली है कुर्सियाँ जो खाली है वो तभी बनेगी। इसलिए हमें फैमिली गेट टुगेदर करने की जरूरत है, जो हम लोग गोवा में कर रहे हैं पिछले 3 साल से। उसके बाद बहुत जो अहम भूमिका है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं संक्षिप्त में बात रख रहा हूँ कि संविधान आने के पहले हमारी बेटी बीबी बनती थी, माँ बनती थी, दादी माँ बनती थी या नानी माँ। संविधान आने के बाद आज की हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है, पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पॉलिटिशियन बन रही है। और यही बात गोवा के लोगों को समझाने की जरूरत है। इसलिए मैं समय से चाहता हूँ कि 7 दिन का महिला का जो एक डेलीगेशन आया गोवा में, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उनके रहने की, खाने की, घूमने की गोवा में, ताकि गांव में जाके हम महिलाओं को तैयार करें। मैं चाहता हूँ समन्वय समिति से कि 7 से 8 महिला या 5 महिला हमें दे दे, पूरी जिम्मेदारी, उनका पूरा खर्चा, आने का, जाने का, रहने का, खाने का पूरा मैं करूंगा, ताकि हम पूरे गोवा में गांव में जाके अपनी महिलाओं को समझा सके कि बाबा साहब के और धम्म के विचार पे जाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोवा का विहार बन रहा है उसके लिए हमें धम्मदान चाहिए। हमने इसके पहले भी बहुत सारे मैंने अपील की है। 2019 से मैं जुड़ा हूँ समन्वय समिति से। मैं चाहता हूँ कि जिनको भी हो सके हर महीना 500 रुपये हमें दे दे। ऐसे अगर 3 साल अगर देते हो तो 18,000 रुपया हो जाता है। इससे हम आपको आजीवन सदस्यता देते हैं और जब गोवा का विहार पूरा होगा तो उस फैमिली को हर साल 5 दिन मुफ्त में रहने को मिलेगा। और मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ ताकि जल्द से जल्द गोवा का विहार बन जाए। और दूसरी बात है कि एक बार हमने जो बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं, मेरे कलीग पूछते हैं कि इतना तुम घूमते रहते हो, पूरे भारत में घूमते रहते हो, यहाँ ऊर्जा आती कहाँ है। अभी हम देखेंगे कि हमारे सामने बैठे 50 प्लस है, 60 प्लस है और भाऊ की उम्र है 67। अभी मैंने पूछा तो मैं भाऊ को 67 का नहीं मानता, भाऊ को मैं 13 साल का मानता हूँ। 6 प्लस 7 13 हो गए। और यही ऊर्जा मुझे मिलती है जब 50 साल के ऊपर के लोग 60 साल के ऊपर के काम इतना काम करें तो हम नौजवान क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें जो कहता है कि डोंट ऐड डेज टू योर लाइफ एंड लाइफ टू योर डे, मतलब अपने जो दीन है उनको आप क्या करो कि जीवन, और यही जीवन हमें करना है। बाबा साहब का अगर यही ऐसे ही कारवा आ जाएगा। और दूसरी बात मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब तो अर्धत करते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जाते हैं मैं एक ही आपको कह रहा हूँ, जैसे ये अभी कार्यक्रम हो रहा है, बहुत हमारे खर्चे हो रहे हैं, हमें कुछ तो सोचना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत मैं पिछले 1 साल से 2 साल से मैं इससे काम कर रहा था। और मैंने एक ऐसे इक्वेशन बनाया है कि हम करीब 8 से 10 लाख इससे खर्चा कर रहे हैं। ये खर्चा हम हर साल कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला बनाया है। 1000 हम लोग पकड़ते हैं, 1000 लोग जो हर महीना 1000 रुपया देंगे 1 साल, तो कितने हो गए 12,000। 1000 लोग हमें 1 साल में 12,000 रुपया देंगे तो टोटल राशि हो गई 1,20,00,000। ये राशि हम खर्च नहीं करेंगे, ये राशि को हम लोग फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे एट द रेट ऑफ 7%। हमें हर साल 8,40,000 रुपया मिलेंगे। हर साल हमें 8,40,000 रुपया मिलेंगे। हमें बार बार किसी से धम्मदान या चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 8,40,000 हमें हर साल मिलेंगे 1,20,00,000 पे व्याज के तौर पर, उसके आधे पैसे 4,20,000 हम लोग सिर्फ युवा मतलब सशक्तिकरण मतलब यूथ डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे और बाकी के 4,20,000 हम लोग ऐसे कार्यक्रम पे खर्च करेंगे। बाकी के पैसे हम लोग चंदे से इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे रिसोर्स भी बच जाएंगे, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हर साल में इतने पैसे आ जाएंगे। बात तो बहुत करनी थी लेकिन टाइम नहीं है, मैं यहीं पे रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और गोवा का विहार बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉल भी बनाया, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और कुछ फिर भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर है 9822894525। आप हमारे स्टॉल पे भी वेट कर सकते हैं। और आप भी अपने हमारे गोवा का जो विहार है ये पूरे देश का विहार है, आप सभी का विहार है, बनाने में आप सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुत लोगों की क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहले दिन भी बोला कि बुद्धिमान लोग राजनीति में और सेकेंडरी बुद्धि के लोग धर्म कारण में,
इस वजह से धर्म का काम आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे लोग बोलते बोलते सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और सब्जेक्ट एक रहता। हम चाहते कि ये इस सब्जेक्ट पर हो और हम लोग दूसरी ही बात करते रहते, तो उसमें भी सुधार आना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उनका कैडर कैंप होना, उनका प्रशिक्षण होना, ये भी जरूरी है। अभी ये काम बहुत ही प्राथमिक लेवल पर चल रहा है। बड़ा चढ़ाकर राजनीतिक लोग बोलते हैं, वो उनका स्वभाव है और उनको बोलना भी है। लेकिन धम्म का काम जो करते हैं उन्होंने बड़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है। अपने खुद को भी धोखा देना नहीं है और समाज को भी धोखा नहीं देना है। इसीलिए सीधे सीधे जो है वो लोगों के सामने रखे। पहली बात तो ये है कि ये सारे प्रतिनिधि है, ऐसा मानते हैं। भारत से आए हुए प्रतिनिधि, तो ये 3 टायर कंपार्टमेंट है। औरंगाबाद, मराठवाड़ा और मराठवाड़ा के बाहर के पूरा देश। तो इसमें महाराष्ट्र से ज्यादा आए, उससे ज्यादा औरंगाबाद से आए और अलग अलग स्टेट से थोड़े थोड़े कम आए। यहां तक कि जो आने वाले थे वो भी समय पर नहीं आ पाए। इसका कारण क्या है कि हम लोग उनको उतनी तैयारी उनकी नहीं कर पाए। ये उनका दोष नहीं है। एज ए ऑर्गेनाइजर आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये मेरी जिम्मेवारी थी कि उनको तैयार करना। मैं उतनी औकात मैं मेरी तैयार नहीं कर पाया, ये मुझे पहले मान्य करना चाहिए। उसका भी कारण है। उनके तरफ जाने के लिए 2 बातें होना, एक समय और दूसरा पैसा। हमारे पास समय तो मिल जाता लेकिन पैसा नहीं। ऑफिस से ट्रेजरर कहते हैं कि अभी पैसा खत्म हो गया, अभी दौरा करने के लिए पैसा अपने पास नहीं है। और मैंने जो स्वतंत्र व्यवस्था अलग अलग रास्ते से मैं करता, तो बहुत समय मैं वो पैसा फिर दूसरा पैसा, ये बोलते थे यहाँ इसकी टोपी उसके सर पे, तो ये एडजस्टमेंट करके मैं फिर भी घूमता रहता। बहुत खर्चा कम करता घूमने में भी। अभी मैं औरंगाबाद में रहा हूं तो मेरे साले के घर में रहा। उसकी पहली उसकी दिक्कत है, वो इतना एस्टैब्लिश, इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश नहीं है। फिर भी मैं वहीं रहा, क्योंकि अगर दूसरी जगह अगर मैं होटल में रहता तो उसमें ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता, तो ये त्याग भी हमको करना पड़ता। मेरे साले ने भी त्याग किया और हमारे कामरे साहब जो है उनके परिवार ने भी, उन्होंने भी त्याग किया। जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में हमको रह के आगे बढ़ना है। हम परिस्थिति हमको मजबूर नहीं करेंगी, हम परिस्थिति को मजबूर करके काम को आगे बढ़ाना है। वही मिशनरी काम। 2 टायर कंपार्टमेंट हमारा काम चलता है। पहला है कि अगर ऑफिस नहीं तो काम नहीं होता।
मैं अगर देश भर में घूमूंगा तो कोऑर्डिनेशन, उनको संपर्क कौन करेगा? तो संपर्क करने के लिए ऑफिस बहुत जरूरी है। तो ऑफिस में कोई एक दो आदमी काम नहीं करता, क्योंकि अपन किसी को पैसा नहीं देते, ये तो सब ऑनररी काम करते हैं। तो इसमें हमने 25 लोगों की एक टीम बनाई। ये 25 लोगों की टीम जो है, ये पूरे के पूरे 2-4 लोग छोड़े तो पूरे के पूरे लोग मोर देन 65 हुई। मैं उसमें जवान हूं 67 का, बाकी मेरे से बूढ़े हैं। और उनको बताते समय मुझे परेशानी होती है कि उनको कैसा बताऊं। उनको भेज दिया, उन लग गई, मर गया, तो उनकी बीवी मेरे को जिंदा रहने तक मुझे गालियां देंगी, इसने ही मेरे आदमी को मरवाया। तो मैं सोचता हूँ बाबा जिंदा रहे कम से कम, जो है उतना ही काम कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन किया, नहीं करना चाहिए था, भूल हो गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन करने से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। जो प्रॉब्लम कम होने चाहिए वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए। एक बार अगर वो लिस्ट पर आ गया तो फिर उसके हाथ में छुरी रहती, और वो पहली छुरी मेरे गर्दन पर चली, क्योंकि मैं उनके ऊपर निर्भर हो गया कि कार्यकारिणी में है, हम कार्यकारिणी में है, हमको पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं करना, और नहीं करेंगे, तुमको ही पूछेंगे, फिर तुम क्या करेंगे? तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुमको मार्गदर्शन करेंगे। तो ये ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, ये इसमें 5-7 लोग ऑफिस में काम करते, और उनके बलबूते पर ये काम चलता है। लेकिन चुनाव तो लेना ही पड़ता, रजिस्ट्रेशन किया तो चुनाव तो लेना ही पड़ता। तो ये चुनाव जब लिया तो ये 25 लोगों के नाम यहाँ पे आए हैं, और मेरा फर्ज है अधिवेशन में उनका नाम यहाँ पे जाहिर करना। मुझे अशोक सरस्वती बौद्ध ये मेरी पहचान है, लेकिन रिकॉर्ड पर अशोक नामदेवराव इंगड़े है, उसको वो इंगड़े को कोई पहचानता है। लेकिन अभी यहाँ पे लिस्ट में तो ये नाम रहेगा। प्राध्यापक घनश्याम भाबरडेलागर, आपने उनको सुना, वो हमारे मार्गदर्शक के नाते भी है, बुजुर्ग है और काम भी करते हैं। डॉक्टर आनंद भालेराव, उनको महासचिव बनाया। इसलिए महासचिव बनाया कि उनको अंग्रेजी आती है और मेरे से थोड़े जवान भी है, और चळवळ में, मूवमेंट में उसने काम भी किया। तो कम से कम मेरे बाद वो काम को संभाले, ये मेरी उनसे उम्मीद है, और इसीलिए हमने उनको महासचिव बनाया। महेंद्र बारसागड़े जी, जो अभी बुद्ध रत्न, जो आपने उनको सुना, उनको मैं क्या देव मानुष कहता हूँ। उनके जैसा धम्म उपासक मैंने नहीं देखा। खड़ा होकर उनको आप एक बार ताली बजाओ। वो आदमी पूजनीय है, पूजनीय। दान पारमिता सीखना है तो उनसे, दान पारमिता सीखना है, दायाद कैसा हो तो महेंद्र जी बुद्ध रत्न जैसा बैठी। तो ऐसे ये
दूसरे है चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर नरेंद्र विठलराव ताकसांडे। ये अभी 2 उपाध्यक्ष हो गए, उसके वो लड़की का कुछ प्रोग्राम है तो वो नहीं आए। सुधाकर राव दुबे उपाध्यक्ष, ये भी सुपर क्लास 1 ऑफिसर रहे, रिटायर हुए। डॉक्टर भीमराव गोटे, ये विद्यापीठ में एक डिपार्टमेंट के एचओडी थे, वो भी नहीं आए। अशोक बोंदाड़े, ये समता सैनिक दल के बुजुर्ग कार्यकर्ता है, वो अभी अमेरिका में है, वो उपाध्यक्ष है। AK पाटिल, अशोक काशीनाथ पाटिल, वो बहुत काम करते, सबसे ज्यादा काम करते, और उसको मैं सैल्यूट करता हूँ अशोक पाटिल को। ये पैसा देकर भी कोई आदमी ऐसे समय पंक्चुअलिटी वो नहीं करते। मेरे बाद में जो अच्छा काम करने वाला मेरा साथी कोई होगा तो वो अशोक AK पाटिल है, और वो भी वो सचिव है। वो सब ऑफिस का और जो ट्रेजरी का काम जो है, मैं कोषाध्यक्ष और AK पाटिल, ये तीनों की सिग्नेचर से वो ट्रेजरी का काम होता है। सिद्धार्थ बालाजी खोबरागड़े, ये भी सचिव है, वो भी नहीं आए। प्राध्यापक आनंद महादेवराव वासनिक, वो प्रोफेसर थे और खेल कूद में नेशनल लेवल के वो रेफरी है टेनिस के, और बहुत अच्छा स्वभाव भी है और ऑफिस में वो काम करते हैं, वो भी नहीं आए, वो क्योंकि वो बाहर मनाली गए हैं। घनश्याम संपत सालवे, ये परभणी के हैं, वो कल आए और कल गए, वो भी सचिव है। श्रीकांत हरिहर नंदागौड़ी, ये भी सचिव है, ये भी नहीं आए। अविनाश चरणदास कठाणे, ये MSCB में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर से रिटायर हुए, वो सह सचिव है और वो भी नहीं आए। तनुजा जगदीश झिलके, ये सह सचिव है, इसके पैर को भिंगरी रहती है, बहुत काम करती है। ये इधर आओ, ऊपर आओ, और जोरदार उनका तालियों से आप स्वागत कीजिए। और ये सब, ये मेरी छोटी बहन है, ये बहुत जो काम करती है वो मेरी छोटी बहन, और लाडली है, मेरी छोटी भी है और बहुत लाडली भी है। धेनुत्तम बोम्बार्डे, ये सचिव चुनकर इनको लाया था, लेकिन कोषाध्यक्ष ने वो आंखों के कारण उन्होंने वो कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर कमेटी ने धेनुत्तम बोम्बार्डे को सह सचिव बनाया। बहुत ही ईमानदार आदमी और ऑफिस में काम करते हैं, और अभी वो स्टॉल पर है, यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। तेजराज त्रिंबकराव भागवतकर, ये कमिश्नर के पद से महसूल विभाग में वो रिटायर हो गए और काफी बुजुर्ग है, वो भी नहीं आए। दामोदर शिवाजी लोखंडे, उनको आपने सुना अभी, वो एक हमारी टीम में थोड़ा नौजवान है। विस्तारी पंचम वाघमारे, बैंक सीनियर ऑफिसर करके रिटायर हुए और आंखों का प्रॉब्लम होने के कारण वो नहीं आए। एडवोकेट उत्तम कुमार शेंडे के अंतर्गत लेखा परीक्षक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर करके रिटायर हुए और अभी वकीली करते हैं, वो भी नहीं आए। बबन सकाराम चाहंदे, ये आकाशवाणी में ये कार्यक्रमाधिकारी और साहित्यिक है, अभी वो काम नहीं करते, वो समन्वयक है। अनिरुद्ध किशन फुलमाड़ी, ये डिस्ट्रिक्ट जज करके रिटायर हुए, वो समन्वयक है, अभी वो इनएक्टिव है। वामन पुंडलिक राव नील, ये भी समन्वयक है, भारी केस है, वो भी इनएक्टिव है। माधव सोनबाजी चिंचखेड़े समन्वयक है,
बैंक ऑफ इंडिया में लीड बैंक के मैनेजर रहे, काफी मेहनत किया। 2014 से ही उनकी मेहनत है और तबीयत के कारण वो नहीं आ पाए। उत्तम राव मेश्राम ये रेलवे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मैंने ऑफिसर करके रिटायर हुए, अभी वो यहाँ पे ही हाजिर है। तो ये ऐसी कार्यकारिणी है, लेकिन इनके भरोसे पर काम बढ़ेगा नहीं। और अगर कुछ लोग, अगर हम भ्रष्ट हो गए तो उनके ऊपर देखरेख करने के लिए हमने निदेशक मंडल की एक सभा, धम्म सभा बनाई। धम्म सभा के अध्यक्ष भदंत कुशल धम्म सुनतोरों को किया है। और हरिकिशन तुकाराम हटवार वो तेली समाज के थे, अभी वो बौद्ध है, इसीलिए उसकी जाति खत्म हो गई। और एक सिविल सर्जन रहे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, डॉक्टर DS गेडाम साहब, वो उस धम्म सभा में है। प्राध्यापक डॉक्टर सरोज प्रदीप आगलावी जी की मिसेस, वो धम्म सभा में है। एक इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गौतम कांबळे, ये इसमें है। शंकर संभाजी राउत बहुत ईमानदार आदमी है, ये धम्म सभा में है। और स्टेट बैंक के सीनियर ऑफिसर करके रिटायर हुए रविंद्र बाबूराव गायकवाड़, ये 7 लोगों की ये धम्म सभा है। तो ये काम करने के लिए चैरिटी कमिश्नर के हिसाब से ये सब काम मैंने आपको बताया। लेकिन समिति का काम जो करते हैं, इसमें उनका नाम भी नहीं है, इसमें उनका नाम भी नहीं है। ये हमारे मोड़क साहब डेली ऑफिस में जाते, इसमें नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। मोड़क साहब इधर आते कि थोड़े कष्ट लीजिए 1 मिनट में, थोड़ा दौड़ते आओ, देखना गिरना नहीं, इतना ही करना। और आप सब लोग उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे और मोड़क साहब सबको जय भीम करेंगे। बट आप अभी बैठे। फील्ड वर्क में काम करने वाले मेरा कई गायकवाड़, मेरे बाद में फील्ड में अगर कोई जाता है काम करने के लिए तो 2 नंबर मेरा तय गायकवाड़, उसका आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसको बोल दिया तू मत आना। वो मेरे जो काम कर रहे हैं वो सब मेरी बहनें हैं। वो रिलेशन जो है हमारा बिल्कुल भाई बहन जैसे, हम लोग एक परिवार के नाते हम रहते हैं। तीसरा फील्ड वर्क का काम करती है स्मिता ताई हैदराबाद। और चौथे नंबर पे फील्ड वर्क का जो काम करते हैं डॉक्टर उल्लास अम्बेडकर, मैं चांदेलकर नहीं बोलता, वो गोवा का अम्बेडकर है, वो काम करता है। और इसके बाद में जो फील्ड में काम करते हैं, बीमार होने के बावजूद भी लकड़ी उनके हाथ में है, बुद्ध रत्न, महेंद्र बुद्ध रत्न। मुझे ऐसा लगता है कि ये देव आदमी मरते दम तक बूढ़ा होने वाला नहीं है, लकड़ी छूट जाएगी, लेकिन ये आदमी काम करते करते ही मरेगा। गार्गे बाबा कहते थे कि आदमी ने काम करते करते ही मरना है। तो मेरे लिए भी वो पूजनीय है, मेरे से उम्र से छोटे हैं, उम्र कितने हैं इसकी ये नहीं है, लेकिन जो काम करता है वो महान होता है। वो इस उम्र क्या सोना दे दिया, माँ के बदन पर जितना सोना था उतना सोना दे दिया, पेंशन के पैसे मिले उतने दे दिए, नाम कहीं भी नहीं, उनका नाम कहीं भी नहीं। आगे बैठने के लिए लोग तड़पते हैं, वो पीछे बिठाए। उनको अगर कहता कि सामने बैठो तो वो सामने भी बैठते। इतना महान व्यक्तित्व है और वो भी फील्ड वर्क करे।
और जो बाकी के हमारे फील्ड वर्कर है, खाड़िया जी गरीब है इकोनॉमिकली। मैं जाता हूं तो जाते समय मैं उनके जेब में पैसे डालता हूं उनके घर में जाने के लिए। खराब हालत है, लेकिन वो राजस्थान में काम करते हैं, इस ऐसी हालत में भी काम करते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश में फील्ड वर्क का काम हमारे खातरकर साहब करते हैं। तो काम करने वाले, फील्ड में काम करने वालों की संख्या जो है वो कम है। ये त्र्यंबकराव दादा, ये 73 साल के नौजवान, बुरा मत समझना। 25 साल का आदमी जितना काम करता है उससे ज्यादा वो आदमी घूमता ही रहता है, इसीलिए अच्छे। अगर वो घूमते नहीं तो अभी तक तो वो बेड पर ही रहते। तो ऐसे बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं, नौजवान लोग अभी हमारे पास में नहीं है, तो हम ढूंढ रहे। तो अभी मेरे से नौजवान जो है वो उल्लास आंबेडकर है, आनंद भालेराव है और ओंकार वानखड़े है। तो ये नौजवान साथी को हम अभी पीछे बिठाने वाले नहीं है। बूढ़े आदमी को पीछे बिठाना और नौजवान आदमियों को आगे बिठाकर उनके पीछे पीछे हमने चलना। मेरे बाद मेरा कोई आदमी कल अगर तैयार होता है तो कल मैं उसको अध्यक्ष बनाता हूं और उसके नेतृत्व में मैं काम शुरू कर देता हूं। मेरे मरने के पहले वो तैयार होना चाहिए। गलती हुई तो मैं सुधारूंगा, उसके साथ में घूमूंगा और उसको इंट्रोड्यूस करना ये मेरी जिम्मेवारी है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि कोई नौजवान आदमी आगे बढ़े। तो इसके लिए उल्लास चांदेलकर और आनंद, ये दो आदमी मेरे नजर में आते हैं। लेकिन इसकी एक और है, वो त्यागी होना चाहिए। एक पैसा भी धब्बा नहीं लगना चाहिए, एक पैसे का। और कैरेक्टर से अच्छे होने चाहिए, सिलवान होने चाहिए। लोग क्या बोलते बोलने दो, तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलते बोलने दो, तुम्हारा मन क्या बोलता है। बुद्ध ने तो कहा कि अगर तुम्हारे पर कोई चिटाचसी करता है तो तुमको दुखी करने के लिए अगर करता है तो ये कान से सुनो, ये कान से छोड़ दो। अगर वो सही करता है तो उसके आभार मानो कि मुझे दुरुस्त करने में उसने मदद की। उसका बुरा मत मानो, उसका आभार मानो। तो जब कंधे पर जिम्मेवारी आई तो चांद पर जो अगर बादल आ गए तो चांद काला दिखता है, लेकिन हमेशा के लिए वो काला नहीं रहता। बादल छट गए, चांद ठीक लगता है, उजाला होता है उसका। तो चरित्र का भी ऐसा है। कल का क्या है वो छोड़ दो, आज से क्या है। चारित्र का संवर्धन करना। अगर तुम सिलवान नहीं हो तो तुम काम नेतृत्व करने के लायक नहीं हो। यह पहली क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि अभी भारत में काम करना है। तमिलनाडु में जाओगे तो अंग्रेजी के सिवा तुम काम नहीं कर सकते, अंग्रेजी आना चाहिए। मैं अंग्रेजी समझ सकता हूं लेकिन मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, तो मैं अभी कमजोर गिर रहा हूं, ख्याल में रखना। तो इसीलिए आने वाला आदमी जो नेतृत्व करेगा उसको अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। और ये दोनों को अंग्रेजी अच्छी आती है। आनंद को भी अंग्रेजी आती है और उल्लास को भी अंग्रेजी आती है। और औरंगाबाद, पुणे जो ये शहर है, ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट नहीं है। मेरे सामने कुछ लोग है ना, राहुल खांडेकर
मेरे सामने है। वो राहुल खांडेकर अगर आगे आते हैं तो राहुल भी उसका अच्छा नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, सिलवान भी है और त्यागी भी है। वो सारी क्वालिटी उसमें भी है। तो ऐसे लोग हैं समाज में, नहीं है ऐसा नहीं है। बूढ़े लोगों ने जिम्मेवारी उनके कंधे पर देना है और अपने को खुद को उसके पीछे खड़ा करना है। ये मत सोचना कि मरते दम तक मैं ही रहूंगा, मेरी मैयत अध्यक्ष के नाते ही निकलना चाहिए, ये मत सोचना। तो अगर ऐसा सोचोगे तो तुम संगठन की मैयत निकालो, तुम्हारे मरने के बाद संगठन भी मर जाता है। ये बातें आपने समझ में लाना है। तो मेरे ये सब लोगों से विनती है कि अगले समय जब प्रतिनिधि सत्र होगा तो आपको क्या बोलना है, तो राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने तहसील है, राजस्थान में कितने जिलों में हमारा काम चालू हो गया, कितने तहसील में हमारा काम चालू हो गया और कितने हमारे कोऑर्डिनेटर है। 5 है, 10 है, 25 है। 2025 में अगर 5 है तो 2026 में उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही बात मध्य प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गोवा के लोगों ने, सभी स्टेट के लोगों से मेरी रंजू ये सभी स्टेट के लोगों ने मुझे यही ब्यौरा देना है लोगों के सामने कि हमारे स्टेट में इतने जिले, इतने तहसील है और इतने हमारे कोऑर्डिनेटर है, तभी काम बढ़ेगा, नहीं तो काम बढ़ेगा नहीं। इनको हम फंसा रहे हैं, ये इवेंट हो जाएगा, सब पैसा खाली चला जाएगा, क्या हुआ तो कुछ नहीं। तो ऐसा होना समाज से गद्दारी होगी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मेरे अकेले के भरोसे पे नहीं है। मैं अगर 24 घंटा भी अगर काम करूं तो अकेले के भरोसे पे ये काम होने वाला नहीं है। मित्रों, ये आप लोग नागपुर में आते, हमारे कई बच्चे नागपुर में आते एग्जाम के लिए, रेलवे स्टेशन पर सोते, रास्ते पर सोते और उनको देखकर बड़ा बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। वो कौन लोग हैं जो होटल में नहीं रह सकते? वो लोग हमारे SC ST OBC के लोग। नागपुर में ऐसा सेंटर बने, 200 लोग वहां पे रहे। औरंगाबाद का आदमी, पर्यटक, कोई धार्मिक आदमी धर्म के काम से नागपुर में आया तो बैग लेकर सीधे उस सेंटर में आया। मैं जब पुणे में जाता हूं तो सीधा मानुष के लिए जाता हूं। ये काम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ साहेबगंज बहुत अच्छा करता है, एक बार उसके लिए ताली बजाए। दूसरा कोई भी संस्था इतनी डिसिप्लिन में काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो यंत्रणा बनाई। हमने बुद्ध विहार का काम करने वाला, यानी धम्म का काम करने वाला, चाहे किसी भी संगठन का हो, वो बुद्ध विहार समन्वय समिति के विरोध में क्यों ना हो, अगर वो धम्म का काम करता है और इलाहाबाद से वो नागपुर में आता है तो बैग लेकर उस सेंटर में आए। किचन भी वही होगी और उसका बेड भी वही होगा। वो पैसा मांगना नहीं, उसको जो दान देना है वो दान दे, नहीं दिया तो भी उसको नाराज करना नहीं। तो ऐसा सेंटर नागपुर में होना जरूरी है और मेरे मरने के पहले उसको मुझे तैयार करना है। इसीलिए ये जगह देखी है मैंने, 1.5 करोड़ का खर्चा है और ये 1.5 करोड़ का खर्चा करके वो पहले जगह लेनी है और वो जगह लेने के बाद में पाली सेंटर के नाम से उसको रजिस्टर करना है, ताकि उसके ऊपर में ग्रांट मिले, गवर्नमेंट का ग्रांट मिले और उसका जिम्मा हम लोग मधुकर कठाने और डॉक्टर ओंकार वानखड़े इनके ऊपर में सोचते हैं, उनको आगे करके
वो दोनों डॉक्टर प्राध्यापिका डॉक्टर राधाताई पवार, मेहराताई गायकवाड़, स्मिताताई खैरनार, डॉक्टर प्रमिला चिंचखेड़े, ऐसे कुछ 7-8 लोग उसमें ये हमारे परशुराम जी भूले, ऐसे 7 लोग उसमें रहेंगे। और वो 7 लोगों ने पहले 1-1, 2-2, 3-3 लाख जिनके जितने उसके पास में है उतने उन्होंने इन्वेस्ट करना है। ये पैसा दान देना नहीं है, ये पैसा उन्होंने दान नहीं देना, वो रिफंडेबल होगा। और ये ट्रस्ट करके पाली प्रचार की ट्रस्ट करके वहां पे अर्निंग भी होगा और बुद्ध विहार भी होगा। समझ लेना, बुद्ध विहार को पैसा नहीं मिलता, लेकिन पाली सेंटर को अगर पैसा मिलता है तो उसमें जो हॉल बनेगा उसको ही हम बुद्ध विहार मानेंगे। उसमें बुद्ध मूर्ति रख दे, हो गया हमारा हॉल। गवर्नमेंट के हिसाब से वो पाली सेंटर, हमारे हिसाब से वो बुद्ध विहार। कोई भी भिक्षु आए तो वहां पे आए। अगर कोई बुद्ध विहार उसको रहने नहीं देते हैं तो ये सेंटर हर एक भिक्षु के लिए, चाहे कैसा भी हो, लायक हो नालायक हो, कोई फर्क नहीं है, वो वहां पे आए, वहां पे वो सुधरेगा, हमारे सहवास में रहेगा तो हमारे नजर में भी आ जाएगा और सुधरेगा। तो उसकी व्यवस्था ये ऐसी होनी चाहिए। ये अधिवेशन होने के बाद जल्दी मुझे उस काम में लगना है। खड़गे जी ने कहा कि हर जिले में जमीन खरीदना, उनका आदेश सर आंखों पर मान लिया। और ये मेरे दिमाग में पहले ही था। मेरा जन्मदिन 15 मार्च में आता है और वो 15 मार्च को मेरे मित्र मेरे घर में ये गमला लेकर आते, क्या बोलते बुके, वो लेकर आते। 150 रुपए का, 200 रुपए का। फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ 100 रुपए दो। मेरा औरत को भी बोलता हूँ मैं, 100 रुपए मेरा बर्थडे है, 100 रुपए दे। 1 लाख लोग हर साल 15 मार्च तक अगर 100 रुपए दान देंगे समिति को तो 1 करोड़ रुपए जमा होंगे। 100 रुपए से कोई नंगा भूखा तो नहीं होगा। और वो बुद्ध विहार समन्वय दिवस होगा। 15 अक्टूबर पूरा भारत बुद्ध विहार समन्वय दिवस के नाम से वो मनाएगा। और ये 15 मार्च 100 रुपए देश के 1 लाख लोग 100 रुपए भेजेंगे समिति के अकाउंट में। वो मेरे लिए नहीं, समिति के लिए। और ये जो है, थैंक यू, नहीं तो आप उठे तो सब लोग आ जाएंगे, भाषण सुनना बंद होगा और पैसे लेकर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना, ये कवाली हो जाएगी। तो ये जो है, ये 15 मार्च के पहले भारत के अभी तक पहले साल में 3000 लोगों ने दिया, 3000 रुपये आए। इस साल सिर्फ 7 हजार आए। तो ये 7000 रुपये हमने एक बुद्ध विहार को दान दे दिए। और अमरावती के फुल टाइम वर्कर को, नौजवान को 1200 रुपये भेज दिए। ये 1 लाख लोग 100 रुपये देंगे तो 1 करोड़ रुपए में हर जिले में हर साल बुद्ध विहार बनेगा। जमीन हम लेंगे, उस जिले के लोग वहां पे बुद्ध विहार खड़ा करेंगे। और ये सिस्टम मरने के बाद भी चलनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा, 15 मार्च मरेगा नहीं, 15 मार्च को जिंदा ही रहना होगा। बुद्ध विहार मरता नहीं। बुद्ध विहार के नाम से हमने 100 रुपए हर साल भेजना है। अभी उल्लास ने जो बताया कि हमारे कायम स्वरूपी आर्थिक यंत्रणा होनी चाहिए। सब काम जमता है, आर्थिक का काम नहीं जमता। अगर आर्थिक का काम करना है
तो उन्होंने जैसा कहा कि 1000 लोग अगर साल में 1200 रुपए एक बार सिर्फ दान, एक बार अगर 1200 रुपए देते हैं तो वो 1,20,00,000 रुपए हो जाता है और उसका 4,40,000 रुपए उसका इंटरेस्ट हर साल आता है। और ये 8 लाख में हमारा ये जो है यूथ डेवलपमेंट के लिए आधा पैसा और नेशनल सर्विस के लिए आधा पैसा, ऐसा वो उसका काम हो जाता है और उसके ऊपर भी हमको काम करना है। प्रकाशन संस्था भी निकाली है। बाबा साहब ने भारतीय बुद्ध महासभा के 10 उद्दिष्ट लिखे और कितने पूरे हो गए? कुल हमारे निकले भारतीय बुद्ध महासभा का कोई स्कूल नहीं निकला, प्रिंटिंग बुद्ध महासभा का कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं निकला, दवाखाना निकला, हमारा निकला, भारतीय बुद्ध महासभा का कोई दवाखाना नहीं निकला। बाबा साहब ने ये बोला था क्या? बाबा साहब ने बोला था भारतीय बुद्ध महासभा के ये 10 पॉइंट्स है और ये करना है। मैं कहता हूं कि उनसे जितना बना उतना उन्होंने किया और जो बाकी है वो हमको करना है। गाली देने से, किसी के ऊपर में ठिकरा फोड़ने से कोई लाभ होता नहीं। तो अभी भारत खुद प्रकाशन संस्था चलाता है, रमाई प्रकाशन संस्था, और ये प्रकाशन संस्था अगर भारत अगर आगे आता है तो ये बुद्ध विहार समन्वय समिति की प्रकाशन संस्था भारत जैसा होनार शिरसाट, भारत शिरसाट जैसा ईमानदार और होनार आदमी अगर चलाता है तो भारत की पूरी बुद्ध विहार समन्वय समिति उनके पीछे खड़े रहेंगे। और पहला किताब तो मेरा मैंने इसी उद्देश्य से उसको दे दिया। ये हम लोग ऐसा करने वाले हैं। ये मेरे जेब में ये ब्याज लगाया ना, ये क्यों लगाया? मैंने 20 रुपए देकर खरीद लिया, मैंने ही बनाया और उद्घाटन मैंने ही किया ब्याज देकर। आप घर में जाने के पहले ब्याज लेकर जाना, क्योंकि इससे समिति को फंड मिलता है। अगर तुम लोग फंड दोगे तो किसी कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को, सेना वालों को हाथ फैलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। भीख मंगा समाज हमको तैयार करना नहीं है, दलाल समाज हमको तैयार करना नहीं है, हमको स्वाभिमानी समाज तैयार करना है। छोटे छोटे माध्यम से हमको हमारा फंड भी तैयार करना है, क्योंकि कांशीराम साहब ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, मांगने वाले दलाल होते हैं और देने वाले लाल होते हैं। हमको बाबा साहब के लाल बनना है, भीख मंगा समाज हमको तैयार करना नहीं है। और इसीलिए हर आदमी ने ये बिल्ला लेकर 20 रुपए देकर जाना। ये नहीं पूछना कि कितने का हो गया, नहीं तो उल्टा सर करोगे नीचे में और पैर ऊपर करोगे। ये पैसा किसी के घर में जाने वाला नहीं है। बाल संस्कार का अभियान हमारा हर साल चलता है। ये साल में अभी 25 मई से 1 जून तक 100 बच्चे महाराष्ट्र से या पूरे देश से अगर आते हैं तो ये निवासी शिविर होगा बाल संस्कार का। पाली भाषा प्रशिक्षण का शिविर भी उसी समय 100 लोगों का, 50 लोगों का होगा। और धर्म प्रचार अलग अलग ढंग से हमारा धर्म प्रचार की यंत्रणा भी हम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारी जान है राजकीय शक्ति में। ये हम लोग गुलामी नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन राजकीय शक्ति भी हमको बढ़ानी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ रही? तो हम बिखरे हुए हैं। 1 लाख लोग अगर मैदान में खड़े होते बुद्ध विहार के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर नहीं, और कोई भी 5 लोग उठाओ और स्टेज पर बिठाओ और वो भाषण देंगे,
उससे हमारी राजकीय शक्ति भी खड़ी हो जाएगी। किसी व्यक्ति के पीछे मत जाओ, किसी हेतु के पीछे जाओ, ये होना चाहिए। और उपोषण का पालन होना चाहिए। हम उपासक है, बुद्ध विहार से जुड़े हैं, तो अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 4 दिन हमने 8 चीज का पालन करना चाहिए। हम बौद्ध है तो हमारा नाम बदलना चाहिए। ये पांडे, कीटे, झीटे, कोट भरे, वाघ मारे, कुतर मारे, भाजी खाए, ये सब नाम बदलना चाहिए और अपने अच्छे नाम लाना चाहिए। और कलेक्टर ऑफिस में हर एक ने अपने मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध का सर्टिफिकेट देना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ये 70 लाख नहीं तो 7 करोड़ बौद्ध है, ये हमको सरकार को बताना है। इस प्रतिनिधि सत्र को यहाँ पे विराम देता हूँ और 10-15 मिनट की गैप होगी और 10-15 मिनट के गैप से ये हमारा खुला सत्र शुरू होगा। अभी कोई आभार प्रदर्शन नहीं होगा। मैं सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ और इस सत्र को समाप्त करता हूँ।